हाँ फ्रेंड्स, SICT एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं आजकल हम कुछ करंट अफेयर्स की भी वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं हम बताना चाहते हैं आपको कि हम चूँकि पॉलिटिकल साइंस के ही विद्यार्थी रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस पर अच्छी पकड़ रखते हैं, तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जो जानकारी है वो अच्छी खासी हमको है। फिलहाल इसमें वीडियो नहीं देते थे, लेकिन अब हमने एक प्लान बनाया कि थोड़ा सा उस पर वीडियोज़ हम देखने की कोशिश किया करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं आए दिन किसी न किसी संगठन की बैठक होती रहती है। दुनिया कई ध्रुवों में चेंज हो चुकी है। एक तरफ चाइना है, तो एक तरफ अमेरिका है, तो एक तरफ रूस है। तो इन सब के को ध्यान में रखते हुए संगठन बने हुए हैं। बहुत ढेर सारे संगठन हैं, चाहे वो गुट निरपेक्ष आंदोलन हो, G8 हो, G20 हो, या बहुत ढेर सारे आसियान संबंध है संगठन है। बहुत ढेर सारे संगठन बने हुए हैं। तो वैसे उसी हिसाब से संगठन बने हुए हैं, उसी हिसाब से जो है आपका संगठन के हिसाब से ही दुनिया को मोटिवेट किया जाता है और चलाया जाता है। जो अमीर देश है उनका अपना एक अलग मानना है, और जो गरीब देश हैं, जो विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, उनका अलग अलग मानक है और अलग अलग अपनी अपनी बातें हैं। तो आज हम जो मुद्दा लेकर आए हैं वो है G7 की बैठक हुई है। अभी आपने देखा होगा कि G7 की बैठक हो रही है, ठीक है। तो G7 की बैठक में जो प्रमुख चीज़ें हैं उनको हम आपको यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। और आशा है कि वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि आप जानते हैं भारत G7 का सदस्य नहीं है, एक गेस्ट सदस्य है। इसको इनवाइट किया गया था। इसी तरीके से और भी गेस्ट सदस्य रहे हैं, तो उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि G7 का जो इतिहास रहा है वो क्या रहा है। सबसे पहले उस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे कि संगठन देख पाएंगे आप कि 25 मार्च 1973 को वाशिंगटन DC में इसका गठन किया गया था, ठीक है। G7 मतलब 7 देशों का एक समूह है, जिसमें 7 देश कौन कौन से हैं आप देख पाएंगे। कनाडा, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, दो बार हमने लिख दिया है, UK, US और इसके साथ साथ EU, यूरोपियन यूनियन, जो 27 देशों का एक संगठन है, वो भी इसका प्रतिनिधि है। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि जो हमारे G7 के देश हैं लगभग वो इसका महत्व कहाँ से जाता है, क्यों है। पहली बात तो ये कि पहले एक चीज़ हम क्लियर कर दें कि G8 हुआ करता था कभी ये, इसमें पहले रूस भी शामिल था। रूस भी शामिल था G8 में, लेकिन रूस के बाहर होने के बाद अब G7 है केवल, यानी रूस अब इसका सदस्य नहीं है। अब यहाँ पर जो है 48वीं बैठक G7 की 27 जून 2022 से प्रारंभ हुई है, जिसपे अभी आप देखेंगे कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में शामिल हुए हैं। और जो प्रमुख मुद्दा रहा है वो $600 बिलियन खर्च किए जाने की बात कही गई है इन देशों के द्वारा, कि दुनिया का जो तीसरी दुनिया के देश हैं, तीसरी दुनिया के देश कौन से होते हैं, वे देश जो पिछड़े हुए हैं, जिनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, तो इनके विकास के लिए हम खर्च करेंगे। यानी कहने का मतलब चाइना को काउंटर करने के लिए बातें कही जा रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं, चाहे वो हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो चाहे नेपाल हो हमारा, चाहे बांग्लादेश हो, ठीक है, इधर श्रीलंका हो गया, ये सब देशों में चाइना ने किसी न किसी रूप में पुल बनाने के लिए, बंदरगाह बनाने के लिए, या आप कह सकते हैं कि उनको उधार दे दिया गया है। जो पैसे दिए गए हैं उनकी सहायता के नाम पर पैसे प्रदान कर दिए। नहीं, कहने का मतलब होता है कि जैसे कहा गया था, पड़ोसी को अगर पैसे की ज़रूरत है तो इतना पैसा दे दीजिए उसको कि वो कभी भी आपके चंगुल से निकल ना पाए, यानी आपके नीचे ही दबा रहे हमेशा। तो कहीं ना कहीं चाइना यही कर रहा है कि अधिकतर आप देखेंगे पाकिस्तान में देख रहे हैं एक लंबा चौड़ा कॉरिडोर बन रहा है, पूरा रक्षा का सामान से संबंधित, दवाएँ से लेकर वैक्सीन से लेकर हर चीज़ चाइना से आ रही है। अभी आपने नेपाल में देखा होगा, श्रीलंका में आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है श्रीलंका में। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं चाइना हर जगह पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो इन देशों के द्वारा चाइना को काउंटर करने के लिए कहा जा रहा है कि 600 हम बिलियन डॉलर खर्च करेंगे इन देशों को पुनरुद्धार के लिए, यानी जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि कौन कौन से गेस्ट देश रहे हैं, कि जो है कौन कौन से ऐसे देश हैं जो कि सदस्य नहीं हैं G7 के, लेकिन फिर भी उन्होंने भाग लिया है। तो अगर हम उसमें देखें तो देशों के अर्जेंटीना,
इंडोनेशिया, सेनेगल, साउथ अफ्रीका, भारत को इनवाइट करने के लिए जो है जर्मन चांसलर ओल्फ स्कोल्स ने भारत को इनवाइट किया था G7 की बैठक में। अब यहाँ बात थोड़ा सा कर लेते हैं कि प्रमुख मुद्दे क्या थे। जैसे कि भारत की तरफ से मुद्दा उठाया गया था इस बैठक में ग्लोबल वार्मिंग का। तो भारत का ये कहना था कि जितने भी बड़े देश हैं, जितने भी ये अमीर देश हैं, इनके द्वारा कार्बन का उत्सर्जन 27% से अधिक कार्बन का उत्सर्जन इनके द्वारा ही कर दिया जाता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जो दुनिया का तापमान बढ़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं इन देशों का हाथ है, ना कि तीसरी दुनिया के देशों का हाथ है। तो ये हमारे G7 के 48 जो बैठक हुई उसमें गेस्ट सदस्य रहे हैं। 2014 में रसिया बाहर, पहले G8 का सदस्य था, यानी 2014 में रूस G8 से बाहर हो गया। जैसे कि आप देख पाएंगे कि GS का क्वेश्चन बन सकता है, तो GS की लिहाज से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2014 में रसिया बाहर, पहले G8 का सदस्य था, हुआ करता था रसिया, जैसे हम पहले भी आपको बताए हैं। तो इस तरीके से मेन जो मुद्दे रहे हैं, यहाँ पर एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे। तो चूँकि अमेरिका ऐसा सदस्य है तो इसमें WHO, WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक, यानी कहने का मतलब जिन पर अमेरिका का प्रभुत्व है, जिन संस्थाओं पर, उन संस्थाओं ने भी इसमें भाग लिया। यानी कहने का मतलब जैसे कि आप जानते हैं, देखते होंगे आप, इस अमेरिका के ऊपर ये आरोप लगता रहता है कि वो वर्ल्ड बैंक और WHO, WTO इन सब के माध्यम से कहीं ना कहीं अमेरिका अपने विचारों को, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक अन्य देशों पर थोपता है। तो लेकिन ये बात जान लीजिए कि WTO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF, इंटरनेशनल मनी फंड जो है, और वर्ल्ड बैंक, ये सब भी इसमें भाग लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो G7 की बैठक हुई इसमें इनकी भी प्रतिभागिता रही है। तो जो प्रमुख मुद्दे रहे हैं इस पर, तीसरी दुनिया का किस तरीके से, दुनिया को किस तरीके से दुनिया का विकास किया जाए, जो वार चल रहा है उन पर बातें हुई, और इसके अलावा कई ढेर सारे ग्लोबल वार्मिंग एक मुद्दा रहा है। भारत ने इन्हीं सब चीज़ों को दिखाने के लिए भी, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले वीडियो हमने अपलोड किया था, और आपको पता भी होगा G20 का जो सम्मेलन हुआ था, होने वाला है भारत में, अब की बार भारत का नंबर है। भारत ने इसी चीज़ को दिखाने के लिए जम्मू और कश्मीर में उन्होंने रखा है G20 का सम्मेलन। तो कहीं ना कहीं G20 के द्वारा भारत ने ये दिखाने की कोशिश किया सभी पूरी दुनिया को कि हम एक तटस्थ देश हैं और हम अपना क्या नज़रिया रखते हैं। भारत की तरफ से यही बातें यहाँ पर G7 में भी रखी गई कि ऐसा नहीं है कि जो हम विकास करते हुए देश हैं वे ही ग्लोबल वार्मिंग आज के लिए जिम्मेदार हैं, ऐसा नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार जो विकसित देश हैं वे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं और उनके द्वारा ही किया जा रहा है। तो इस तरीके से जो सब मेन मुद्दा यही रहा है G7 के बैठक का। तो इसी आशा के साथ एक अलग टॉपिक हम लेकर आए थे आपके लिए, और एक अलग टॉपिक थी। आशा है कि ये टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।